Beta, I am discussing with you question number 22. A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2 is to 2 is to 1. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. Balance sheet of A, B, and C as at 31st March 2018. कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, लेस प्रोविजन, स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स. दूसरी तरफ कैपिटल्स एंड क्रेडिटर्स. क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ऑन द अबव डेट दे डिजॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज्ड. फिक्स एसेट्स को बेच के 6,75,000, ये 7,10,000 के थे, 6,75,000 मिल रहा है. स्टॉक 3 लाख का है, 3,39,000 मिल रहा है. डेटर्स फुल अमाउंट पे लेने हैं, ना कि प्रोविजन लेस करके. प्रोविजन को हमने लाइबिलिटी साइड पे ले जाना है. ये क्या हो जाएगा आपका, डेटर्स 1,95,000 में तो 1,35,000 मिल रहा है. क्रेडिटर्स वर पेड ₹1,85,000 इन फुल सेटलमेंट. क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं, 1,85,000 मिल रहा है इन फुल सेटलमेंट, देना पड़ रहा है. एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹19,000. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. तो ये CBSE 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है जी. सबसे पहले काम क्या है, प्रॉपर जर्नल बनाना है, हेडिंग लिखना है ऊपर जर्नल, फिर डेट का कॉलम बनाना है. डेट के कॉलम में ये वाली डेट आनी है 2018 मार्च 31st. ठीक है. फिर आपका कॉलम पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो का, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़. इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. टेस्ट भी आप देते हो तो फॉर्मेट्स नहीं बनाते हो तो उसके भी नंबर जाते हैं. देन बेटा जी सब इन्होंने एंट्रीज पूछी हैं आपसे. तो सबसे पहली एंट्री क्या है, मैंने आपको बताया था कैश एट बैंक को छोड़ना होता है. बैंक या कैश या आपके फिक्टिशियस एसेट्स या पार्टनर्स करंट अकाउंट्स का कोई बैलेंस अगर है या कैपिटल का कोई बैलेंस इधर एसेट साइड पे है तो उसको छोड़ना है. बाकी सारे एसेट्स को क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग देम टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो पहली एंट्री बेटा आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स. इस तरह से आपने एंट्री पास करनी है. एक मैं पास करके दिखा देती हूँ आपको, 1 एंट्री मैं पास करके दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपने, ये देखो ये जर्नल बना, यहाँ लिखा डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, 2018 मार्च 31st. ये एंट्री पास की. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये इस तरह से आपने लिखनी है, टू सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स. ठीक है. टू स्टॉक, टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स. देखो पहले अमाउंट नहीं आ सकता, पहले तो आप यही लिखेंगे ना, टोटल कर लो इनको. सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, 1,95,000. स्टॉक क्या है, 3 लाख. फिक्स्ड एसेट्स क्या है, 7,10,000. ठीक है बेटा. इन तीनों को प्लस करो, तो 12,05,000 ये अमाउंट आपका आ जाएगा, 12,05,000. और नरेशन लिखनी है क्या, बीइंग एसेट्स क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग them to realization account. Being assets closed by transferring them to realization account. यहाँ ये ऐसे एक एंट्री कंप्लीट होती है जब हम नरेशन लिखते हैं. इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री अगर मैं बोलूँ तो ये क्या आएगी, मार्च 31st लिख के लाइबिलिटी साइड पे आपको दिख रहे हैं क्रेडिटर्स, तो आपने लिखा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, और साथ में ये प्रोविजन भी आ जाएगा. ये जो प्रोविजन उस तरफ था ये आपने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देना है. तो ऐसे आप दूसरी एंट्री पास करोगे. सारी एंट्रीज मैं नहीं पास करूँगी बेटा, यहाँ पे विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, तो मैं बताने लगी हूँ. ठीक है, कि आपको करके दिखा दिया मैंने कि आपने कैसे करना है. 5,000 तो ये आ गया 2,05,000. क्या लिखोगे आप यहाँ पर, बीइंग लाइबिलिटीज क्लोज्ड, मतलब हम क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं तो सब कुछ क्लोज ही करना है ना. तो इसको क्लोज कैसे कर रहे हैं, क्यों लिखा हमने क्लोज, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जब हम इसको क्रेडिट करेंगे तो ये क्लोज हो गए. बाय ट्रांसफरिंग
देन टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो गया। चलिए, ये ऐसे आपने एंट्री पास की। अब नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? नेक्स्ट एंट्री आएगी बेटा रियलाइजेशन, क्या क्या आपने रियलाइज़ किया। फिर अगेन March 31 लिखा आपने, इसी दिन आप इसको रियलाइज़ कर रहे हो। चलो इसकी भी एक एंट्री पास करके दिखा देती हूँ। फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट्स को आपको मिले तो ये आएगा। अगर ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपको बैलेंस शीट में कैश का अकाउंट दिया हुआ है तो सारी एंट्रीज कैश से पास कर दो। अगर यहाँ बैंक का दिया हुआ है तो बैंक से पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली लिखा है तो उसके अकॉर्डिंगली बीइंग, नरेशन लिखी, बीइंग फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब पैसे मिल गए इनको बेच के। ठीक है, कितना है? 6,75,000। ये आ गया इस तरह से। बस इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट नरेशन में लिखोगे बीइंग स्टॉक रियलाइज्ड। ठीक है, सिमिलरली बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, देन क्योंकि क्रेडिटर्स पे किए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, देन रियलाइजेशन टू बैंक लिखेंगे, क्रेडिटर्स पेड। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन टू क्या आएगा? टू बैंक आएगा। क्या आएगा? एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन टू बैंक। ठीक है जी, जब आप ये सारा कुछ कर लोगे, कितनी बार आपने रियलाइजेशन को डेबिट किया, कितनी बार रियलाइजेशन को क्रेडिट किया। अब लास्ट एंट्री बच्चे भूल जाते हैं, वो क्या एंट्री है? लॉस और यहाँ प्रॉफिट जो रियलाइजेशन पे हुआ उसको ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। तो आपने यहाँ से अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाना, यहाँ से रियलाइजेशन को एक बार यहाँ डेबिट हुआ, एक बार वो जब आप क्रेडिटर्स पे करोगे वहाँ डेबिट होगा, एक बार जब आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करोगे वहाँ डेबिट होगा। कितनी बार डेबिट हुआ वो टोटल कर लो, कितनी बार क्रेडिट हुआ वो टोटल कर लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। अगर तो रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट वाला टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब लॉस है। इस क्वेश्चन में बेटा आपको लॉस मिलेगा, तो मैं यहाँ एंट्रीज छोड़ रही हूँ ना, यहाँ छोड़ रही हूँ, ये आपने करनी है। तो मैं ये लास्ट एंट्री पास कर रही हूँ। लॉस है ना, तो लॉस में आएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे करके रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कितना लॉस दिखा रहा है ये? 55,000। और तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग मुझे बताइए है 2:2:1 है। इसका मतलब 22,000। ठीक है, एंड बेटा 11,000 आएगा, राइट। सो ये चीज़ आएगी। इज दिस क्लियर? सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पूछी इन्होंने आपसे। और क्या, एक लास्ट एंट्री हम और कर सकते हैं। वो लास्ट एंट्री क्या होगी बेटा? देखिए, ये डेबिट किया ना आपने इनके अकाउंट्स को, तो कैपिटल का बैलेंस क्या था? 7,50,000 था। 22,000 आप इसमें से माइनस करो तो कितना बचता है? 7,28,000। इसका मतलब मैंने पेमेंट इसको कितना करना है? 7,28,000। ऐसे ही बी को 2,78,000 और सी को बेटा 2,39,000। तो एंट्री आएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट एंट्री ये आनी। दिस इज ओके, दिस विल बी द लास्ट एंट्री। नाउ बेटा आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैं कराने लगी हूँ आपको। जस्ट सी दिस क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 तो शायद मैंने आपको क्लास में आई थिंक मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 23। चलिए फिर भी मैं दोबारा करा देती हूँ आपको, मेरे को लगता है बट आई एम डाउटफुल कि मैंने कराया कि नहीं। Achal and Vichal were partners in the firm sharing profits in the ratio of 3:5. On 31st March 2020, their balance sheet was as follows. तो ये देखो बेटा, ऊपर जर्नल एंट्रीज मैंने जर्नल लिखना है, फिर यहाँ पे 2020 31 मार्च 2020 ही दिया हुआ है, 2020। ठीक है जी, 2020। तो क्या एंट्री पास होगी? पहली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू डेटर्स। ठीक है, 4 लाख, 3 लाख, राइट, एंड 2,22,000। सो रियलाइजेशन अकाउंट इसको टोटल करो और ये डेबिट हो जाएगा। इसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज एन आउटसाइड लाइबिलिटी एज इट इज द फंड विच इज पेबल टू द एम्प्लॉय, सो इट हैज टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज होंगी वो सारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो ये 2 लाख आ गया। इसके बाद मुझे क्वेश्चन में दिया है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 2020
एंड द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर सेटल्ड एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, तो मैंने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा मैं सारी नरेशन ही लिखी है, आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि आपने यहाँ लिखना बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड, बीइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डेटर्स रियलाइज हुए हैं कितने के, 2,25,000 के, एंड 1,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो यहाँ क्या आना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और क्या लिखोगे, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स रिकवर्ड हुए तो बैंक टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट नहीं करना, क्योंकि हम तो सारे अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो नया अकाउंट नहीं खोल सकते। जो भी पैसा हमें आएगा वो बैंक रियलाइजेशन को क्रेडिट होगा, ठीक है, कोई नया अकाउंट नहीं खुलेगा। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विच वॉज सोल्ड फॉर ₹25,000, सो बैंक टू रियलाइजेशन, ये आपकी 25,000 की इन्वेस्टमेंट। विचल टुक ओवर मशीनरी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, पता क्यों इंपॉर्टेंट है ये इतना, विचल ने मशीनरी ली है, बट कैसे ली है, फॉर कैश। अगर कोई हमारा पार्टनर हमारी मशीनरी लेता था ना, तो हम पता क्या बोलते होते थे कि उसके अकाउंट को डेबिट कर दो, बट यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि विचल ने फॉर कैश ली है, इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, फॉर कैश है, तो चलो यहाँ कैश भी अगर करते हैं हम, ठीक है, उसके बाद इस कैश को हमें, मान लो हम यहाँ पे कैश ही कर देते हैं क्योंकि कैश का किया उसने, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर देते हैं क्योंकि दिया ही हुआ है। और जब आप लास्ट में, जब अगले क्वेश्चंस में कराऊंगी ना आपको, तो उसमें बैंक अकाउंट होता है, तो उसमें फिर आपने क्या करना है, बैंक टू कैश, कि हमने ये कैश जो हमें आया था हमने बैंक में जमा करा दिया, क्योंकि एक ही अकाउंट बनाना होता है, दो दो अकाउंट नहीं बनाने होते, अगर कैश है तो वो बैंक में जमा करा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैश कर दो, डू नॉट राइट हेयर बैंक, कैश ही लिख देना। Then 50% of the creditors were paid ₹4,000 less in full settlement. बेटा creditors क्या है, 1,79,000 के, 1,79,000 के creditors हैं, 50% of the creditors were paid ₹4,000 less in full settlement। अच्छा, अगर ये 1,79,000 के creditors हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कि ये फिगर मैंने यहाँ 1,70,000, यहाँ चलो यही देखो ये किया हुआ है, 1,79,000 का हाफ किया तो कितना बनता है, 89,500। इसको मैंने 4,000 रुपया लेस दिया, तो इसका मतलब मैंने कितना दिया, 85,500। और बाकी जो हाफ है ना, ये 85,500 एक पेमेंट होगी, और बाकी जो हाफ है उनको पूरे पैसे दिए, तो टोटल पेमेंट कितनी होगी, 1,75,000। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट इज बेटा रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, कोई नहीं दिए हुए आपको, क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अच्छा आप देखो, ध्यान से देखो, जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी उसमें एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था कि ये पे किया कि नहीं किया। तो बेटा जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी ये आपने अज्यूम करना है कि वो सारी की सारी देनी पड़ेंगी। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन में डेटर्स के बारे में कुछ ना लिखा होता, तो फिर आपने उसको रियलाइज़ नहीं करना था। अगर आपको पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो वो तो पे करनी है, अगर आपको किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब उसका कुछ नहीं मिला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में। ये एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था, फिर भी मैंने यहाँ पर एंट्री पास की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये क्या चीज़ है, बीइंग रियलाइजेशन, बीइंग एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पेड, बीइंग एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पेड, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, ये सारी मेरी एंट्रीज हो गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँ, ये देखो, इसके बाद मैंने क्या करना है, रियलाइजेशन, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, रियलाइजेशन इतनी बार डेबिट हुआ इस क्वेश्चन में, इतनी बार क्रेडिट हुआ, ये मेरा रफ वर्क है, आपने भी ऐसे करना है, इतनी बार डेबिट हुआ इतनी बार क्रेडिट हुआ। क्रेडिट वाली साइड ज़्यादा थी तो मैंने डिफरेंस निकाला, ये 43,000 था, तो 43,000 मेरा फिर क्या हुआ, रियलाइजेशन का प्रॉफिट। तो एंट्री आई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अचल विचल, किस रेशो में, 3:5 की रेशो में, तो उस रेशो में हमने निकाल लेना। अब क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो ये एंट्री खुद करनी है, बताया नहीं होगा क्वेश्चन में कि प्रॉफिट ट्रांसफर करो, और ये सेकंड वाली एंट्री भी खुद करनी है इस क्वेश्चन में। वो चीज़ क्या है कि अब क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं, सबकी पेमेंट्स हो गई हैं, सारे आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट हो गई हैं, तो कैपिटल पार्टनर्स को भी पेमेंट करनी बड़ी ज़रूरी है, तो इसलिए अचल डेबिट विचल डेबिट टू बैंक आएगा, अचल डेबिट विचल डेबिट टू बैंक। अभी आप बोलोगे कि ये फिगर आपने कैसे निकाली, देखो अचल का जो बैलेंस था वो कितना था, 3 लाख, अचल का कैपिटल बैलेंस कितना था, 3 लाख, अचल 16125 अचल के अकाउंट में हमने ऐड किया, क्रेडिट किया ना मैंने अचल को,
तो इसका मतलब अचल को मैंने कितना देना है, 316125, राइट। इसी तरह से विचल का बैलेंस 5 लाख है, ये प्लस कर दो तो ये विचल को देना है 5,26,875 टू बैंक, ठीक है। सो ये इसका मतलब ये दो एंट्रीज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि जो क्वेश्चन में आपको नहीं बताई हुई और फिर भी आपको करनी है। एक रियलाइजेशन का लॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना और एक उनकी फाइनल पेमेंट, और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, क्या, जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपको नहीं बताया हुआ था वो पे करना है। नाउ बेटा जी ये थे दो क्वेश्चन 22 एंड 23, ये क्वेश्चन थे आपके जर्नल एंट्रीज के। नाउ बेटा जी हम करने लगे हैं क्वेश्चन कौन सा, जिसमें हमें अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए, बेल 24th क्वेश्चन है बेटा, बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। दो पार्टनर्स हैं बेल एंड येल, दे आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स का मतलब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग 1:1 है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च। इन्होंने डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है, डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च। चलिए बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ।